तो कहानी की शुरुआत में हमें न्यूज से एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। इस ट्रेन के करीब 8 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं दोस्तों, जिसमें से 3 एक टनल के अंदर घुस जाते हैं और 5 बाहर। अब जो 5 टनल के बाहर हैं, उन डिब्बों में फंसे लोगों को बचाना ज्यादा आसान है। बाकी जो 3 टनल के अंदर हैं, उन्हें बचाना मुश्किल है दोस्तों। इसलिए पुलिस और बाकी के लोग पहले टनल के बाहर वाले डिब्बों के लोगों को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पहले उन लोगों को बचाना सही होगा जो बच सकते हैं। और अब यहाँ पे कैप्टन और ऑफिसर एरोन का कहना होता है कि साइट पर रहकर हमें अपने फैसले खुद लेने पड़ जाते हैं, इसलिए जिनको बचाया जा सकता है पहले उनको बचाना सही रहेगा। हम कोई हीरो तो है नहीं, 2 में से एक को चुनना ही हमें, तो हमें मेजोरिटी को चुनना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाए। अब दोस्तों यहाँ से इस घटना के 1 साल का समय बीत जाता है, जहाँ पर पुलिस को खबर मिलती है कि एक सिनेमा हॉल में किसी ने बॉम्ब लगाया हुआ है। फिर क्या था, उस सिनेमा हॉल को खाली करवा दिया जाता है और जल्दी से पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। ये केस वही कैप्टन चैंग संभाल रहा है दोस्तों, जिसे हमने 1 साल पहले ट्रेन हादसे वाले केस में देखा था। चैंग को बताया जाता है कि पूरे सिनेमा हॉल को खाली करवा लिया गया है, बाकी बॉम्ब को देखने के लिए एरोन अंदर घुसा हुआ है। हॉल में एरोन पहुंचकर पहले एक एक्सरे मशीन से बॉम्ब को स्कैन करता है, और जो चैंग था इस दौरान उससे बात कर रहा होता है। तब एरोन देखता है कि इस बॉम्ब में टाइमर चल रहा है और जो एक्सप्लोजिव है वो टीएनटी नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। और एरोन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इस बॉम्ब का डेटोनेटर वायर कहाँ पे होगा, पर वो टाइमर के वायर को काटकर इसके टाइमर को रोक सकता है दोस्तों। इसलिए बॉम्ब को डिफ्यूज करने का पहले प्लान बनाता है कि ऐसे ऐसे करूंगा। टाइमर लगभग 3 मिनट का होता है, तो एरोन पहले एक वायर को काटता है तो टाइमर और भी तेजी से चलने लग जाता है। इसके बाद वो दूसरे वायर को काटता है, तब जाकर टाइमर ऑफ होता है। इस तरह एरोन ने बॉम्ब को डिफ्यूज तो कर दिया था। तो चैंग उससे कहता है कि आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं एमिली को क्या मुंह दिखाता। पर इस दौरान क्या होता है, अचानक से बॉम्ब का टाइमर वापस से ऑन हो जाता है और वो वापस से 3 मिनट 25 सेकंड से चलने लग जाता है। साथ ही बॉम्ब में एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें पास ही के मॉल की फोटो होती है और बॉम्ब में एक फोन मौजूद होता है जिसमें किसी का आता है कॉल। अब ये सब क्या हो रहा है, ये चीजें एरोन के दिमाग में नहीं बैठती। तभी जिस मॉल की वीडियो स्क्रीन पे चल रही होती है उसमें हो जाता है ब्लास्ट। मतलब ये डबल बॉम्बिंग का केस था। बाकी यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है आगे पता चलेगा, मगर उस मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। एरोन यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसकी गर्लफ्रेंड एमिली भी पुलिस फोर्स में है दोस्तों, तो एरोन एमिली को देखकर गले लगकर बहुत रोता है। कहता है कि मैं सबको नहीं बचा पाया, सॉरी, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम जिंदा हो। सीन कट होता है और कहानी आगे 3 साल के बाद चली जाती है। मॉल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें कई लोग मारे गए थे। उन्हीं लोगों के लिए हर साल एक मेमोरियल सर्विस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग आते हैं जिन्होंने अपनों को खोया होता है। असल में इस डबल बॉम्बिंग केस में जिस शख्स ने बॉम्ब लगाया था ना, वो उसी मॉल में मौजूद था और बॉम्ब ब्लास्ट के साथ वो भी मारा गया था। और दोनों में से एक बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए चैंग को भी प्रमोशन मिला और साथ ही एरोन को हीरो बताया गया, क्योंकि 2 बॉम्ब थे, एक को तो उन्होंने डिफ्यूज कर दिया था पर दूसरा वाला फट गया था। मगर उसके बाद क्या हुआ कि एरोन ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, उसने पुलिस फोर्स छोड़ दी। तो चैंग आज भी उसको वापस ज्वाइन करने के लिए कहता है, मगर एरोन मना कर देता है। एरोन इस पछतावे में जी रहा है दोस्तों कि वो इतने सारे लोगों को नहीं बचा पाया उस दिन, और अब एरोन कुछ दिनों के बाद एमिली से शादी करने वाला है। तो इस मेमोरियल सर्विस में वो एमिली और अपनी मॉम के साथ जाता है। एमिली अभी भी पुलिस फोर्स का हिस्सा है। वैसे मेमोरियल के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने सभी यहाँ पे आए हुए लोगों के लिए ट्रेन टिकट की होती है ताकि सभी वापस लौट सके। इस ट्रेन में हम एरोन की फैमिली के साथ डेविड नाम के एक टीचर को देखते हैं, जिसे उसकी ही स्टूडेंट के साथ नाइट क्लब में देखा गया था और किसी ने उसकी फोटो भी खींच ली थी। तो इसी वजह से उसका सच सबके सामने आ जाता है और डेविड की पत्नी भी उसे इस बात के लिए डिवोर्स देने वाली होती है। एक्चुअली डेविड की पत्नी एक दूसरी ट्रेन में है जो कि इस ट्रेन के आगे है, मतलब 2 ट्रेन से। एक ट्रेन जिसका नंबर है 115, इसमें है एरोन, एमिली और डेविड वगैरह, और जो दूसरी ट्रेन है उसका नंबर है 289 नंबर की ट्रेन में डेविड की पत्नी सारा है और 289 नंबर वाली ट्रेन 115 के आगे ही चल रही है दोस्तों। मतलब दोनों में 2-3 स्टेशन की दूरी का फर्क होगा बस। तो अब डेविड ये बातें करते हुए वॉशरूम जाता है। इसी दौरान हम इस ट्रेन में चैंग को देखते हैं, जो कि एरोन के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एरोन चैंग के साथ जाता है और ये लोग उसी वॉशरूम के बाहर बात करना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर डेविड मौजूद है। मतलब उसे इनकी बातें सुनाई देती हैं। तो चैंग एरोन को अपने फोन का मैसेज दिखाते हुए कहता है कि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि इस ट्रेन में बॉम्ब है जो कि अगले 96 मिनट्स में फट जाएगा। साथ ही अब सिर्फ 72 मिनट्स ही बचे हुए हैं। अब किसने ये मैसेज किया ये ट्रेस करने का टाइम नहीं है। साथ ही हम इस ट्रेन को रोक भी नहीं सकते क्योंकि हो सकता है ये कोई प्रैंक हो। तो एरोन कहता है कि तुम जानते हो ना कि इस ट्रेन में एमिली और मेरी माँ भी मौजूद है। मैं जा रहा हूँ ट्रेन रुकवाने के लिए, इसलिए मुझे सच बताओ, क्योंकि अगर ये प्रैंक होता तो तुम मेरे पास कभी नहीं आते। तो चैंग उसको एक और मैसेज दिखाता है कि जिसने भी बॉम्ब लगाया था उसने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैं इस 115 वाली ट्रेन में नहीं चढ़ा तो 3 साल पहले जो हमारे सीक्रेट थे वो बाहर आ जाएंगे दुनिया के सामने। अब दोस्तों 3 साल पहले जिसने बॉम्ब प्लांट किया था वो तो ब्लास्ट में मर गया था, तो ये भला कौन हो सकता है और उसे चैंग और एरोन का कौन सा सीक्रेट पता है? पता नहीं, पता चलेगा आगे। अब ट्रेन रुकने तक ये लोग इस नंबर को ट्रेस नहीं कर सकते थे। नंबर ट्रेस करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। बाकी पहले इन्हें इस ट्रेन में बॉम्ब को ढूंढकर उसे डिफ्यूज करना होगा, पहला काम ये है। अब एरोन की फैमिली इस ट्रेन में तो थी,
तो ना चाहते हुए भी एरोन को चैंग के साथ इसमें शामिल होना पड़ जाता है। मतलब अब इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की प्रोसेस में ये सारी बातें एरोन एमिली से भी बताता है। वो भी इस चीज में एरोन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। बाकी ये लोग अब हर पॉसिबल जगह को चेक करते हैं बॉम्ब को ढूंढने के लिए, और ट्रेन अटेंडेंट से कहते हैं कि तुम भी चेक करो, पर किसी को पता ना चले, ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा और अफरा तफरी मच जाएगी। क्योंकि पहले तो दोस्तों इनको ये पक्का करना है ना कि बॉम्ब है भी कि नहीं। इन लोगों के जाने के बाद डेविड वॉशरूम से बाहर निकलता है, क्योंकि उसे अब बॉम्ब के बारे में पता हो गया है, उसने सब सुन लिया। तो वो तुरंत अपनी पत्नी सारा को कॉल करता है। वो फोन नहीं उठाती तो वो उसके वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ता है कि ये बात बहुत ही जरूरी है, जल्दी कॉल करो मुझे। इसी बीच सारा जिस ट्रेन में होती है दोस्तों, वहाँ पे हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा और हाथ वगैरह जला हुआ है। शायद वो ट्रेन 289 में सवार है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो भी उस मॉल में 3 साल पहले मौजूद था जहां उस ब्लास्ट में शायद वो घायल हो गया था। अब आगे पता चलेगा क्लियर क्या है। इस दौरान एरोन की माँ को भी एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपके बेटे ने पुलिस फोर्स क्यों छोड़ी, उसके पीछे की वजह जानना चाहती है तो लोगों के बीच से बाहर वॉशरूम की तरफ आइए। चैंग की माँ उस नंबर पर कॉल करती है जिससे मैसेज आया था, तो कोई नहीं बोलता। फिर वो सीधा वॉशरूम के पास जाकर आ जाती है। इस बीच एरोन को भी एक मैसेज मिलता है कि ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम 3 साल पहले जैसा होगा। डेविड यहाँ एरोन के पास आकर कहता है कि इस ट्रेन में बॉम्ब है, ये मुझे पता है, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। अब ये सुनते ही एरोन डेविड को पकड़कर चैंग के पास लेके जाता है और चैंग से कहता है कि इसे बॉम्ब के बारे में पता है। तो चैंग तुरंत डेविड को हथकड़ी लगाकर एरोन से कहता है कि तुम बाहर देखो, मैं इसको संभालता हूँ। फिर डेविड पूछने पर बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, मुझे वहीं से पता लगा था। उसके बाद डेविड की तलाशी ली जाती है तो डेविड की पॉकेट से एक इनविजिबल स्टैंप मिलता है जो कि अंधेरे में तेज रोशनी के दौरान दिखता है। दोस्तों डेविड से पूछने पर पता चलता है कि ये इनविजिबल इंक स्टैंप असल में एक नाइट क्लब का है, जो कि डेविड ने अपने पास इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो इसके जरिए बच्चों का एडमिशन अपनी कोचिंग में करवाता है, क्योंकि वो एडमिशन लेने के बदले उन पर ये स्टैंप लगाकर उन्हें नाइट क्लब जाने का मौका देता है। अब डेविड के बारे में चैंग को पता चलता है कि डेविड ने 3 साल पहले वाले ब्लास्ट में अपने बच्चे को खोया था जो कि 7 साल का था। अब इसी बीच ट्रेन 115 में कुछ लोगों को एक मोबाइल की आवाज आती है। सभी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। तो माइकल नाम का एक यात्री देखता है कि ये फोन एक छोटे से डिब्बे में रखा हुआ है। वो उस डिब्बे को खोलने वाला होता है कि तभी उसको ऐसा करते हुए एमिली देख लेती है और वो रोक लेती है, उसको बिल्कुल भी हिलने से मना कर देती है। माइकल के अलावा सभी को वहां से बाहर निकाला जाता है। डिब्बे में से फोन लगातार रिंग कर रहा होता है तो एमिली तुरंत एरोन और चैंग को बुलाती है। एरोन माइकल से कहता है कि एकदम आराम से तुम इस डिब्बे को देखो और मुझे बताओ कि इसमें कुछ अजीब है क्या, ये हल्का है या भारी। माइकल कहता है दोस्तों कि ये हल्का है, और फिर वो एकदम से आराम से डिब्बे को देखता है तो उसके नीचे की तरफ कुछ लिखा हुआ है। माइकल उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि 3 साल पहले का सीक्रेट लोगों को पता चलना चाहिए। तो एरोन अब माइकल को धीरे से डब्बे को खोलने के लिए कहता है। डब्बे को खोलकर उस फोन को निकाला जाता है जिसमें से कॉल आ रहा था। उसको उठाते ही उसमें चैंग को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमें ना चाहते हुए भी एरोन ये फैसला करना होगा। और रिकॉर्डिंग पूरी हो पाती इससे पहले चैंग उस फोन को उठाकर कॉल कट कर देता है, जिसके बाद इसको एक प्रैंक बताकर सभी की सीटों पर उनको बैठा दिया जाता है। और यहाँ पे एमिली समझ गई थी कि 3 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ है उस बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जो कि एरोन और चैंग दोनों छिपा रहे हैं। इसी बीच डेविड के फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आता है। डेविड अपने ब्लूटूथ को किसी तरह से कान में लगाकर अपनी पत्नी का कॉल रिसीव करता है। अभी तो डेविड के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। तो डेविड की पत्नी सारा उससे कहती है कि डेविड तुम जल्दी से मेरे भाई रियान को कॉल करो, ये बात बहुत जरूरी है। मेरा फोन वो नहीं उठा रहा, शायद तुम्हारा उठा ले। तो डेविड कहता है कि वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं जिस ट्रेन में हूँ उसमें बॉम्ब है। और ये सुनते ही सारा एकदम से शॉक। वो डेविड से कहती है कि तुम्हें बॉम्ब के बारे में कैसे पता। इसी बीच एरोन की माँ को एक नंबर पर मैसेज मिलता है जिसे डायल करते ही एक बॉम्ब का टाइमर होता है शुरू, जो कहाँ रखा है ये किसी को नहीं पता। एरोन इस दौरान अपनी माँ के पास आता है और वो उनके फोन का मैसेज देख लेता है जिस पर बॉम्ब लगाने वाले ने मैसेज करके एरोन की माँ को बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए थैंक यू बोला था, क्योंकि जो उन्होंने कॉल मिला दिया था ना उससे बॉम्ब ही एक्टिवेट हो गया था। दोस्तों अब एरोन अपनी माँ का फोन उनसे ले लेता है और उन्हें उनकी सीट पर बैठा देता है। इसी दौरान यहाँ पे सारा डेविड से कहती है कि ये बॉम्ब लगाने वाली तो मैं हूँ। और उसके इतना बोलते ही सारा वाली ट्रेन में एक धमाका होता है। इस धमाके के बारे में जब चैंग और एरोन को पता चलता है तो वो तुरंत वहाँ के स्टाफ को वीडियो कॉल पर लेते हैं। अब ये धमाका वॉशरूम में हुआ था जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी। इस धमाके से ट्रेन और बाकी किसी को नुकसान नहीं हुआ था, वैसे बस 4-5 लोग ही घायल हुए थे, साथ ही सारा भी ठीक होती है। लेकिन दोस्तों सारा एक बॉम्ब की लोकेशन के बारे में अपनी ट्रेन में मौजूद स्टाफ को बता देती है कुछ, लेकिन वो किसी से भी बॉम्ब के डेटोनेटर के बारे में नहीं बताती। और एरोन यहाँ दूसरी ट्रेन के अटेंडेंट को उस बॉम्ब के पास जाने के लिए कहता है जिसके बारे में सारा ने अपने स्टाफ को बताया था, मतलब अपनी ट्रेन के स्टाफ को। तो वीडियो कॉल के जरिए एरोन देखता है कि ये बॉम्ब भी अलग टाइप का है, उसका टाइमर भी अजीब है। टाइमर के बजाय इसमें नंबर रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, जैसे कि अभी 6142 6141 ऐसे चल रहा है। तो अब सारा से डेटोनेटर के बारे में जानने के लिए इन्हें डेविड की मदद की जरूरत पड़ती है। एरोन डेविड से
बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने खुद इस बॉम्ब के बारे में बताया है और वो उसके पहले एक आदमी से ट्रेन में कुछ बहस कर रही थी जिसका चेहरा जला हुआ होता है। वो आदमी कौन है, तुम उसको जानते हो क्या? अब डेविड एरोन की इस बात का कुछ जवाब देता है। तभी एरोन को पता चलता है कि जो बॉम्ब का टाइमर था वो अब और तेजी से भाग रहा है। असल में दोस्तों अब इनका इरादा यह है कि दोनों ही ट्रेन को अगले स्टेशन में रुकवा कर खाली करवा दे और जो घायल है उनके लिए एम्बुलेंस भी बुलवा दी जाए वहाँ पे। मगर दिक्कत ये होती है कि ट्रेन की स्पीड धीमी होने के साथ साथ टाइमर भी बहुत तेजी के साथ पीछे की तरफ भाग रहा होता है। और ये देखकर डेविड जो कि फिजिक्स का टीचर है दोस्तों, वो कुछ कैलकुलेशन करके बताता है कि अगर ट्रेन को रोका गया तो बॉम्ब फट जाएगा। ट्रेन की स्पीड घटने के साथ बॉम्ब की टाइमर की स्पीड बढ़ रही है। तो ये देखकर ट्रेन नंबर 289 को चलते रहने का सिग्नल दिया जाता है। उसे स्टेशन पर रोका नहीं जाता और उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है जिससे टाइमर हो जाता है स्टेबल। मगर ट्रेन 115 में जिसमें एरोन लोग हैं दोस्तों, उसका स्टेशन आने वाला होता है जहां सभी को उतार कर ये चेक किया जाएगा कि इस ट्रेन में भी बॉम्ब है या नहीं। तभी एरोन को पता चलता है कि फिर से ट्रेन 289 के बॉम्ब का टाइमर तेजी से पीछे की तरफ भाग रहा है। ये देखकर एरोन अपनी ट्रेन को भी अगले स्टेशन पर रुकने के लिए मना कर देता है कि हम नहीं रुकने वाले। उसके इंस्ट्रक्शन पर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है। फिर से वो टाइमर स्टेबल होकर 4000 से नीचे धीरे धीरे जाने लग जाता है। 4000 मतलब टाइमर इतनी देर में 6000 से 4000 पहुंच गया दोस्तों। एरोन और चैंग समझ जाते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी ट्रेन रुकी तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी ट्रेन में बॉम्ब है भी या नहीं। अभी तक तो अपनी ट्रेन का बॉम्ब ये लोग ढूंढ ही नहीं पाए। बाकी अब एरोन डेविड से कहता है कि अपनी पत्नी से बात करके उस ट्रेन के बॉम्ब के डेटोनेटर के बारे में उससे पूछो। डेविड यहाँ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच एरोन ट्रेन 289 की अटेंडेंट से कहता है कि बॉम्ब को मुझे अच्छे से दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि इसमें कोई ट्रिप वायर है क्या। ट्रिप वायर को एरोन वीडियो कॉल पे देखता है। फिर वो अटेंडेंट से बॉम्ब के सूटकेस को खोलने के लिए कहता है, वो भी एकदम आराम से धीरे से। तो अटेंडेंट बॉम्ब वाला सूटकेस खोलती है। इसको खोलते एरोन देखकर समझ जाता है कि ये तो अमोनियम नाइट्रेट है और वो भी 10 किलो। वो आगे बताता है कि अगर ये बॉम्ब चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया तो ये फट सकता है। इस बॉम्ब को अब डिफ्यूज करना ही पड़ेगा। तो एरोन अटेंडेंट से कहता है कि मेरे कहे के मुताबिक तुम करती जाओ और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। पहले इस बॉम्ब का ट्रिप वायर काटना होगा ताकि इस बॉम्ब को मूव किया जा सके। ट्रिप वायर होने का मतलब ये बॉम्ब मोशन सेंसिटिव है। तो अब जब एरोन ये सारी चीजें बता रहा होता है, उसी वक्त डेविड भी अपनी पत्नी सारा से पुलिस के जरिए बात कर रहा होता है। वो सारा से कहता है कि पुलिस के मुताबिक इस बॉम्ब का डेटोनेटर तुम्हारे पास है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या मेरा सोचना सही है? तो सारा कहती है कि तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता ना, तुम तो बस अपने नाइट क्लब में बिजी रहो, बाकी तुम्हें तो अपने बेटे की मौत का कोई गम है ही नहीं और ये मैंने ही किया है अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। डेविड कहता है कि तुम ये कर नहीं सकती हो, तुम बस अपने भाई को बचा रही हो। ये सब उसने किया है क्या? मुझे पता लगा कि तुम्हारा भाई भी उसी ट्रेन में है। तो अब ये सुनते ही चैंग डेविड से फोन ले लेता है और वो सारा से कहता है कि ये बॉम्ब अगर ब्लास्ट हो गया ना तो तुम्हारा भाई रियान भी मारा जाएगा। वो कहाँ पे है इस वक्त? तो अब यहाँ पे सारा को समझ आ जाता है कि सच में खतरा उसके भाई की जान को भी है। तो वो कहती है कि ये सब रियान मेरे बेटे की 3 साल पहले भी मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है। ये पता लगते ही मैंने उसे फोन करके रोकने की कोशिश करी मगर वो नहीं माना, इसीलिए मैं इस ट्रेन में चढ़ गई। अब दूसरी तरफ अटेंडेंट एरोन के बताए तार को काटने जा रही होती है। तभी वहाँ पे रियान आ जाता है जो कि अटेंडेंट को इस बॉम्ब का डेटोनेटर दिखाते हुए दूर जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जिसका आधा चेहरा और हाथ वगैरह जला हुआ था वो रियान है। रियान सभी को धमकी देता है कि अगर वो पीछे नहीं हटे तो ये डेटोनेटर का बटन दबा देगा। अब रियान का पता लगते ही सारा उसको रोकने जाती है तो रियान उसे भी पीछे रहने को कहता है। यहाँ पर दोस्तों हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि 3 साल पहले मॉल में हुए ब्लास्ट में रियान ने अपने भांजे को खो दिया। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार अभी तक मानता हुआ आया है। रियान का मानना है दोस्तों कि वो अपने भांजे के साथ रहकर भी उसे बचा नहीं पाया और ये सब कुछ हुआ है पुलिस की वजह से। तो यहाँ पे एरोन रियान से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? तब रियान कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम सारी पब्लिक को सच बताओ कि उस रात तुमने क्या किया था। अब ये सुनते ही चैंग उसको रोकने की कोशिश करता है, मतलब कि एरोन को। वो बोलता है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और यहाँ पे एमिली चैंग को पकड़कर उसके हाथ में हथकड़ी लगा देती है और चुप रहने के लिए कहती है। तो एरोन रियान की शर्त मान जाता है कि तुम अगर मेरे सच बताने के बाद इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दोगे और सभी लोगों को ट्रेन से उतारने दोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और रियान इसके लिए हो जाता है राजी। वो वीडियो कॉल में सभी लोगों को सामने लेकर आता है, मतलब कि जो इस ट्रेन में बैठे हुए थे। साथ ही वो एक लाइव स्ट्रीम भी शुरू करवाता है ताकि सारी दुनिया एरोन का सच जान सके। इस लाइव स्ट्रीम को एरोन की ट्रेन में मौजूद पैसेंजर्स भी देख रहे होते हैं और ये दोनों ट्रेन के पैसेंजर ज्यादातर उन फैमिलीज के थे जिनका कोई या तो 3 साल पहले वाले धमाके में घायल हुआ था या मारा गया था। एरोन यहाँ पे बताना शुरू करता है और कहानी वापस से उसी सीन पर जाती है जब एरोन थिएटर में बॉम्ब डिफ्यूज करने गया था। उसके तार काटने के कुछ देर के बाद ही टाइमर वापस से चालू हो जाता है दोस्तों, और साथ ही बॉम्ब के पास एक फोन रखा होता है, वो भी बजने लग जाता है। इस फोन को जब एरोन रिसीव करता है तो बॉम्बर उससे कहता है कि एरोन अगर तुमने इस बॉम्ब को डिफ्यूज किया
तो जो बॉम्ब मैंने पास के मॉल में रखा हुआ है वो एक्सप्लोड हो जाएगा। बाकी अब इतना टाइम तो है नहीं कि तुम मॉल को खाली करवा दो। बस मेरी बात सुनो। 1 साल पहले तुम लोगों ने एक ट्रेन हादसे में टनल के अंदर फंसे लोगों को छोड़ने का फैसला किया था और कहा था कि तुम कोई हीरो नहीं हो। तुमने सोचा जो डिब्बे टनल के अंदर फंसे हुए हैं उसमें जो लोग हैं उनको बचाने के बजाय जो लोग बाहर डिब्बों में हैं उनको बचाना बढ़िया रहेगा। यही था ना तुम्हारा आइडिया। तुमने मतलब ज्यादा लोगों को चुना, तो आज भी तुम्हारे सामने वही फैसला है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम खुद को बचाओगे या मॉल में मौजूद लोगों को। मैं भी देखना चाहता हूँ इस घड़ी में कैसा फैसला करोगे तुम। तो यहाँ पे एरोन ने ये जानते हुए भी अपने सामने वाले बॉम्ब को चैंग के कहने पे डिफ्यूज कर दिया था। चैंग भी सब जानता था दोस्तों, फिर भी उसने एरोन को तुरंत बॉम्ब डिफ्यूज करने को कहा क्योंकि इस बॉम्ब का टाइम पूरा हो रहा था। एरोन के बॉम्ब के डिफ्यूज करते ही मॉल में होता है ब्लास्ट और कई लोगों की तरह रेयान ने अपने भांजे को खो दिया दोस्तों। अब आ जाइए प्रेजेंट में, जहाँ पे एरोन कहता है कि मैंने खुद को बचाने के लिए कई लोगों की जानें ली है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। यहाँ पे इस तरह एरोन और चैंग का सच सभी के सामने आ चुका है। वो सभी एरोन और चैंग को बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं। अब एरोन रियान से कहता है कि तुम सभी को छोड़ दो, उनका कोई दोष नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है, फिर तुम अपना हिस्सा बराबर कर देना। ये सुनते रियान कहता है कि तुम आ जाओ पहले, फिर मैं इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दूंगा। एरोन मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए बहुत तरस रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। एरोन की माँ भी जब ये सुनती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि एरोन ऐसा कुछ कर सकता है। ट्रेन में मौजूद सभी लोग एरोन की माँ को बहुत ही अंट-संट कहते हैं कि कैसा बेटा है तुम्हारा। तभी वहाँ पे एमिली आकर सिचुएशन को संभालती है और एरोन की माँ को वहाँ से लेके जाती है दोस्तों। एरोन की माँ तो बड़ी घबराई भी होती है। इस बीच डेविड एरोन और चैंग से सवाल करता है कि तुम्हें मॉल में ब्लास्ट होने से पहले सारी चीजें पता थी ना कि वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, जानते हो उसमें मेरा 7 साल का बच्चा था। तो चैंग कहता है कि उस वक्त मैंने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान करता। मेरे सामने एक सिचुएशन थी, बॉम्बर ने जो बताया था वो गलत भी हो सकता था कि वो हमसे झूठ बोल रहा हो, इसलिए मैंने उस बॉम्ब को डिफ्यूज करवाना सही समझा जिसे हम कर सकते थे डिफ्यूज। और यहाँ डेविड से फिर एरोन कहता है कि देखो मैं इस बार ये नहीं होने दूंगा, मेरा विश्वास करो, मैं ट्रेन के हर एक पैसेंजर को बचाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस डेविड मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे किसी भी तरह ट्रेन 289 में जाना होगा। तुम अपनी कैलकुलेशन से ये पता लगाओ कि कितनी स्पीड कम करने पर बॉम्ब के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमें कुछ पैसेंजर्स को चलती ट्रेन से बाहर निकालने का मौका मिल सकता है और फिर उसके बाद कितनी स्पीड पर दोनों ट्रेनें चलती रहे जिससे मैं एक ट्रेन से दूसरे में कूद जाऊं, इसकी कैलकुलेशन करके बताओ। साथ ही एरोन चैंग से भी कहता है कि हमने जो गलत किया उसको सही करने का समय आ चुका है, मुझे आपसे काफी उम्मीदें हैं, मुझे आपकी भी मदद लगेगी। डेविड और ट्रेन में मौजूद स्टाफ कैलकुलेट करते हैं तो डेविड एरोन से बताता है कि ट्रेन 289 2 मिनट तक 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड मेंटेन कर सकती है, इससे कम करते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। बाकी 2 मिनट के बाद दोनों ही ट्रेन एक पॉइंट पर उसके 10 मिनट के बाद मिलेंगी। दोनों की क्या स्पीड होनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में कैलकुलेशन से बताया जाता है दोस्तों, जैसे कि कौन सी ट्रेन को कितनी स्पीड होगी और कब एरोन को इस ट्रेन से दूसरी में जंप करना होगा, इस तरह की वो कोई कैलकुलेशन करते हैं। और जो बॉम्बर ने चैंग और एरोन को 96 मिनट्स दिए थे वो अब 25 मिनट्स बचे होते हैं, मतलब कि दूसरी ट्रेन में पहुंचने के बाद एरोन को बस 12 मिनट का टाइम मिलेगा बॉम्ब को डिफ्यूज करने का। ये चीज एरोन अपनी माँ से बताता है कि वो अपनी गलती को सही करने जा रहा है, मगर इसमें खतरा भी है। एरोन की माँ उसको जाने तो नहीं देती, तो तब यहाँ पे एमिली कहती है एरोन को जाना होगा ताकि वो पूरी जिंदगी सुकून से जी पाए, जो उसने गलत किया है वो सही करने का टाइम आ चुका है। और अब आ जाइए दोस्तों ट्रेन नंबर 289 में, जहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि अगले 2 मिनट में ट्रेन की स्पीड को सिर्फ 10 मिनट्स के लिए कम किया जाएगा, मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ट्रेन सिर्फ 10 मिनट चलेगी और इस दौरान सभी पैसेंजर्स को लाइन से एक एक करके बाहर कूदना होगा, कोई भी किसी को धक्का नहीं देगा। ये सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो एक दूसरे को धक्का देते हुए कुचलते हुए ट्रेन के गेट की तरफ बढ़ जाते हैं और दरवाजा खुलते ही कूदना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर एक आदमी तो एक बच्ची को ही धक्का दे देता है जिससे उसकी शायद मौत हो जाती। दोस्तों ये सब कुछ 2 मिनट तक चलता है और फिर ट्रेन की स्पीड को 2 मिनट पूरा होते ही बढ़ा दिया जाता है। पता चलता है कि अभी भी कुछ लोग बाहर नहीं कूद पाए थे, वो ट्रेन में रह गए। इनमें से कुछ तो वो लोग हैं जो कि इस भगदड़ में घायल हो गए थे या फिर पहले वाले वॉशरूम वाले धमाके में घायल हो गए थे। चैंग इस तरफ से सारा से उसके भाई के बारे में बताता है तो सारा अपने भाई से डेटोनेटर देने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसे अब अपनी बहन की भी जान की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि बॉम्बर ने रेयान से वादा किया हुआ है दोस्तों कि तुमने और मैंने दोनों ने बहुत ही अपनों को खोया है और ये बॉम्ब को डिफ्यूज करने का काम उन पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं करेगा, तुम्हारी बहन भी नहीं। अपनी बहन के समझाने के बाद भी दोस्तों वो उसे डेटोनेटर नहीं देता, तो सारा रियान के हाथ से डेटोनेटर छीनने की कोशिश करती है, मगर वो उल्टा उसको लेकर वहां से भाग जाता है। अब लोगों को बाहर निकालने का काम तो हो चुका था दोस्तों, दोनों ट्रेन से एक दूसरे के पैरेलल दौड़ने लग जाती है। एरोन को इसी टाइम दूसरी ट्रेन में जंप करना होता है। वो दरवाजा खुलते ही दौड़कर सामने वाली ट्रेन में कूद जाता है, मगर हवा के प्रेशर की वजह से अंदर नहीं जा पाता और बाहर ही लटकता रह जाता है। बड़ी मुश्किल से ट्रेन को पकड़ते हुए रहता है। तभी सारा एरोन को हाथ देती है और उसकी मदद से वो ट्रेन में चढ़ पाता है। फिर वो उसको थैंक यू भी कहता है जान बचाने के लिए। साथ ही वो बताता है कि मैं बॉम्ब डिफ्यूज करने जा रहा हूँ। सारा भी उसे बताती है कि मैंने रियान से डेटोनेटर छीनने की कोशिश करी मगर सफल नहीं हो पाई। अब एरोन यहाँ पे आ गया तो वो इस बारे में एमिली को कॉल करके बताता है कि
कि मैं ठीक हूँ फिलहाल और आगे काम करने जा रहा हूँ। इसी बीच चैंग को विश्वास हो जाता है कि उसकी ट्रेन 115 में कोई बॉम्ब नहीं है, इसीलिए वो अनाउंसमेंट करवा देता है कि अगले 15 मिनट्स में आप सभी को आखिरी स्टेशन पे उतार दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी खुश होते हैं। तभी वहाँ एक सूटकेस से फोन बजने की आवाज आती है, जिसको सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि इसमें बॉम्ब हो सकता है। इसीलिए वो सभी दूसरे डिब्बे की तरफ भागकर जाने लग जाते हैं। और यहाँ माइकल बिल्कुल जल्दी में नहीं होता, वो बहुत ही आराम से उठाता है। उस सूटकेस को नीचे रखकर खोलने के बाद वो बॉम्ब के ऊपर एक मूर्ति रखकर चला जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाकर छिप जाता है और अचानक से चैंग पर पीछे से हमला करके उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। इसके साथ ही रिवील होता है कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड माइकल ही है। दोस्तों, असल में माइकल ने अपनी पत्नी को खो दिया था उस ट्रेन एक्सीडेंट में, जिसमें आपको याद होगा कुछ डब्बे टनल के अंदर चले गए थे और जो डब्बे टनल के अंदर गए थे उसी में उसकी वाइफ फंसी हुई थी। हालांकि उन डब्बों को तो पुलिस ने रेस्क्यू नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो डब्बे बाहर हैं उनसे पहले लोगों को बचाया जाए, और ये फैसला चैंग के साथ एरोन का भी था। इसीलिए माइकल ने मॉल वाला ब्लास्ट किया, ये देखने के लिए कि अगर चैंग और एरोन को इस सिचुएशन में डाल दिया जाए तो वो अपनी जान बचाते हैं या फिर ज्यादा लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाई, उन्होंने खुद को चुना। इसीलिए माइकल ने उसी वक्त आज की ट्रेन बॉम्ब की प्लानिंग कर ली थी जो आज हो रहा है दोस्तों, जिसमें वो चैंग और एरोन को मारकर अपना बदला लेगा। फिर माइकल को रियान के बारे में भी पता चला। बाकी जो मॉल में ब्लास्ट हुआ था उसमें पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाई। उस मॉल वाले ब्लास्ट में एक अपराधी भी मारा गया था, तो मीडिया का मुंह बंद करने के लिए पुलिस और गवर्नमेंट ने इस ब्लास्ट का जिम्मा उसी मरे हुए अपराधी पे डाल दिया। और फिर माइकल इस तरह फरार था और उसने आज की जो ट्रेन वाली बॉम्बिंग है इसमें प्लानिंग कर ली थी। जिसके बाद वहाँ लोगों के शोर को सुनकर एमिली आती है, जो कि उस वक्त एरोन से बात कर रही थी। एमिली बॉम्ब को देखते हो जाती है शॉक, और वो एरोन से कहती है कि यहाँ भी एक बॉम्ब मौजूद है और उसका टाइमर भी तुम्हारी ट्रेन के टाइमर के बराबर चल रहा है। बाकी ये बॉम्ब यहाँ पे है तो मतलब बॉम्बर भी इसी ट्रेन में है। और दोस्तों, इसके पहले एमिली ने चैंग की लाश भी देख ली थी। वो एरोन से कहती है कि चैंग मर चुका है, और ये सुनकर तो एरोन का दिमाग खराब हो जाता है कि क्या करूं। इसी बीच उस बॉम्ब के ऊपर रखे हुए फोन पे माइकल का कॉल आता है, जिसके बारे में एमिली को नहीं पता है कि माइकल उसे फोन कर रहा है। इसीलिए एमिली डेविड को कॉल करके कहती है कि ट्रेन में बैठे लोगों के बीच जाकर चेक करो कौन मुझसे कॉल पे बात कर रहा है, क्योंकि एमिली को शक है कि बॉमर यहीं पे है, तो वो देखना चाह रही है जो मुझसे बात कर रहा होगा वही बॉमर है। इसलिए उसने डेविड को बोलती है चेक करो। इसी बीच माइकल एमिली से कहता है कि इस बॉम्ब को छूने की कोशिश भी ना करना, अगर तुमने इसको छुआ या फिर इसके ऊपर रखी मूर्ति को हटाया तो बॉम्ब फट जाएगा। माइकल यहाँ पे अपनी पूरी बैक स्टोरी बताता है और ये भी कहता है कि ये मैंने बस एरोन से बदला लेने के लिए किया है। दोस्तों, यहाँ पर जाकर असली सच्चाई रिवील होती है कि एरोन ने थिएटर वाले बॉम्ब को डिफ्यूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो और चैंग मर जाते, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि थिएटर वाले फ्लोर पर एमिली भी मौजूद थी। उसी के बारे में जब चैंग ने एरोन को बताया तब जाकर एरोन ने थिएटर वाले बॉम्ब को डिफ्यूज किया ताकि एमिली की जान बच सके। उसने एमिली को बचाने के लिए मॉल में मौजूद लोगों की बलि दे दी और फिर साथ ही वो हीरो बन गया। माइकल कहता है कि तुम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, तुम सभी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मैं आज भी अपनी पत्नी को याद करता हूँ। इतना कहकर माइकल कॉल काट देता है। और यहाँ दोस्तों अब जाकर हमें वो सीन फिर से दिखाया जाता है जब मॉल में ब्लास्ट होने के बाद एरोन ने एमिली को गले लगाकर कहा था कि मैं किसी को नहीं बचा पाया, मगर मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें बचा पाया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यहाँ अब इस बात का पूरा सेंस बनता है। अब डेविड देखता है कि कई लोग फोन पे बात कर रहे हैं, इसीलिए वो माइकल को पकड़ नहीं पा रहा था। इसी बीच जब एरोन ट्रेन 289 के बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला होता है तभी वहाँ पे रियान आकर उस पर अटैक कर देता है। अब एरोन उसको मारना तो नहीं चाहता है, बल्कि वो सिर्फ डेटोनेटर छीनने की कोशिश करता है। इस चक्कर में होता ही है एरोन को रियान कई बार चाकू से घायल कर देता है। एरोन का काफी खून बह जाता है, फिर भी वो रियान से लड़ता है और एक समय तो रियान ट्रेन के बाहर गिरने वाला होता है। तभी एरोन उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे रियान एरोन के हाथ में बॉम्ब का डेटोनेटर देते हुए कहता है सबके साथ मेरी बहन को भी बचा लेना। इतना कहकर वो खुद एरोन का हाथ छोड़ देता है। इस तरह रियान के मरते ही एरोन जल्दी से डेटोनेटर के बटन को दबाता है, मगर अब बॉम्ब बंद नहीं होता। मतलब कि बॉम्बर ने रियान से झूठ बोला था, वो बस बॉम्बर के लिए एक मोहरा था। एरोन काफी घायल भी हो चुका था। वो सारा को उसके भाई की मौत के बारे में बताता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और उसकी आखिरी विश ये है कि मैं सभी लोगों को बचा लूं। एरोन तुरंत एमिली को कॉल लगाकर कहता है कि एमिली, मैं अभी वापस आने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे करना है उस बॉम्ब को डिफ्यूज। तो अब एमिली एरोन को वीडियो में बॉम्ब दिखाकर उसकी बताई सारी चीजें जो वो बोलता है करती है कि तभी फिर से माइकल का फोन आता है और वो एमिली से कहता है कि इस बॉम्ब को अगर तुम डिफ्यूज करोगी तो दूसरी ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन 3 साल पहले की तरह थी। डेविड एमिली से आकर पूछता है कि क्या हो गया। तब एमिली उसे बताती है अगर एक ट्रेन का बॉम्ब डिफ्यूज किया तो दूसरी में ब्लास्ट हो जाएगा। इस पर डेविड चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग उस बॉम्बर की बात का इतना विश्वास क्यों कर रहे हो, कोई तो रास्ता होगा। ये सुनकर घायल एरोन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एमिली से कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अगले 5 मिनट में दोनों बॉम्ब ऐसे ब्लास्ट हो जाएंगे। तब तक मैं इस ट्रेन में मौजूद लोगों को ट्रेन के सबसे पहले वाले डिब्बे में जाने के लिए बोलूंगा और खुद मैं आखिरी वाले डिब्बे में इस बॉम्ब का ट्रिप वायर काटकर इसे सूटकेस सहित वहीं पे रखूंगा और फिर वहां से भागकर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मेरे कहते तुम उस अपनी ट्रेन के बॉम्ब को डिफ्यूज करते ना तार काट कर, और यहाँ मेरी ट्रेन में जो बॉम्ब है अगर वो फटेगा भी तो वो आखिरी डिब्बे में होगा, तो
तो इसलिए उसका नुकसान पहले डिब्बे में बहुत कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इस तरह वो अपना आइडिया बताते हैं, पर एमिली को शक होता है कि इतने कम टाइम में तुम वहां से आखिरी डिब्बे से पहले डिब्बे में आ जाओगे क्या। तो यहाँ सबसे पहले एरोन सभी लोगों को पहले वाले डिब्बे में जाने के लिए कहता है। उसके कहते सभी भागकर उस तरफ जाते हैं, जिसके साथ ही वो सारा को भी भेजता है। फिर एरोन सबसे पहले इस बॉम्ब के ट्रिप वायर को काट देता है ताकि इसे मूव करके वो सूटकेस सहित यहाँ से आखिरी डिब्बे में जा सके। वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे किसी तरह बॉम्ब वाले सूटकेस के साथ आखिरी डिब्बे में पहुंच जाता है। उसका काफी खून भी बह जाता है। अब उसमें और चलने की शक्ति नहीं होती। वो एमिली को कॉल करके उसके बॉम्ब का वायर कट करने के लिए बोलता है और साथ ही बताता है कि मैं बड़ा घायल हो चुका हूँ, भागकर वापस नहीं जा सकता। हाँ दोस्तों, यहाँ एरोन ने एमिली को धोखे में रखा। उसने कह दिया था कि मैं वापस आ जाऊंगा बचकर, लेकिन अब नहीं आ पा रहा है। वो यही सोचकर वो रोती बहुत ज्यादा है एमिली, मगर अब टाइम ज्यादा नहीं था उसके पास, इसीलिए वो 1 सेकंड रहते अपने सामने वाले बॉम्ब का वायर काटकर उसे डिफ्यूज कर देती है। ये करते ही एरोन की ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एरोन मर जाता है दोस्तों। और इस बॉम्ब के धमाके से ट्रेन 289 के 5 डब्बे तबाह हो जाते हैं, मगर आगे के 3 सही सलामत होते हैं। मतलब एरोन ने सभी को बचा लिया, ट्रेन का और कोई भी नुकसान नहीं होता। यहाँ एमिली एरोन के लिए बड़ी रोती है। तभी वहाँ पे डेविड उसके पास आकर कहता है कि बॉमर अभी भी हमारे बीच मौजूद है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो इस पर एमिली डेविड को वही नाइट क्लब वाली सील दिखाती है, जो कि अंधेरे में ही दिखती थी। यही स्टैंप उसको चैंग के हाथ में मिला था। मतलब कि चैंग ने मरने से पहले उसे मारने वाले के कपड़ों पर इस सील के निशान जरूर छोड़े होंगे। तो बस डेविड तुरंत लोगों के बीच जाकर उनके कपड़े देखने लग जाता है और उसे माइकल के कपड़ों पर इस सील की इनविजिबल इंक दिख जाती है। डेविड माइकल को वहीं पे मारने लग जाता है, लेकिन माइकल इस पर वार नहीं करता, बल्कि वो डेविड से रोते हुए कहता है कि मुझे मारकर मुझ पे एहसान कर दो। जब मेरी पत्नी मर गई तभी मैं मर गया था। अब डेविड क्या ही कर सकता था। ट्रेन को रोका जाता है, सभी सही सलामत होते हैं। माइकल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिन के बाद हम डेविड को सारा के साथ उसके बच्चे की कब्र पर देखते हैं। दोनों ही उसे याद करते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। मतलब कि डेविड और सारा का डिवोर्स हो चुका है। सारा ने डेविड को नाइट क्लब वाली गलती के लिए शायद माफ नहीं किया दोस्तों। इसके बाद अगला सीन हमें कुछ महीनों का दिखाया जाता है। एमिली आज भी एरोन को याद करती है, मगर वो एरोन की माँ के लिए जिंदगी जी रही है। अब वही एरोन की माँ का ख्याल रखती है दोस्तों। एरोन ने एमिली से मरते वक्त कहा था कि इस लास्ट मिशन को कंप्लीट करने के बाद तो मेरी माँ का ध्यान रखना, अगर मैं बचा नहीं तो। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। बाकी आप बताइए कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।